गुड मॉर्निंग साथियों। राज स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं सुजीत कुमार स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, फिर हम आज लेकर आए हैं वीडियो को उससे जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, संविधान कैसे बना, किस विकास क्रम से गुजरते हुए आज वर्तमान का संविधान हमें दिखाई दे रहा है। साथियों, इसमें हमने देखा था कि पूरे ब्रिटिश काल को हमने दो भागों में बांट कर देखा था, एक कंपनी का शासन और दूसरा क्राउन का शासन यानी ताज का शासन। ठीक है, कंपनी के शासन हमने देखा कि भाई कंपनी के शासन के अंतर्गत बहुत सारे एक्ट्स आए थे और इधर ताज के शासन के अंतर्गत भी बहुत सारे एक्ट्स आए थे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे जो है इसके आगे हम लोग थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है उसको करते हुए चलेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बच्चों, रेगुलेटिंग एक्ट बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसकी विशेषता क्या थी? तो मैं बता दूं कि यह एक ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिश संसद द्वारा पहली बार कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, इसकी निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण थी। इसकी निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें थी, निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण बातें। जैसे बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आप देखेंगे कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिनियम के माध्यम से, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी को, जैसे कि बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि बंगाल का गवर्नर अब क्या बन गया? बंगाल का गवर्नर जो है, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। इस बात को याद रखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया और बंबई और मद्रास के गवर्नर को, बच्चों बंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। यानी कि अब तक तीनों गवर्नर जो बंबई, बंगाल और मद्रास के थे वो अलग अलग कार्य क्षेत्र में अपना काम कर रहे थे, लेकिन अब इस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और फिर बंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया, ताकि ये दोनों जो गवर्नर हैं, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो सभी इसके अंदर ही काम करेंगे। किसके अंदर काम करेंगे? तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभार पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। तो याद रखिएगा इस बात को, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण बात इसका, इस अधिनियम का दूसरा महत्वपूर्ण बात। तो जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई। याद रखिएगा इस बात को कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कब कर दी गई थी? तो 1774 ईस्वी में, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी पूछ लेता है कभी कभार बच्चों। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। दो महत्वपूर्ण बातें इसका आपको याद रखना है। और तीसरी बात, भाई एक बात और महत्वपूर्ण था कि ब्रिटिश संसद ने ये इस एक्ट के माध्यम से कहा कि कंपनी के कर्मचारी
कंपनी के कर्मचारी अब उपहार नहीं लेंगे, अब उपहार नहीं लेंगे। जो ये उपहार के माध्यम से जो ये भारतीयों का लूट मचा के रखे थे ये लोग, अब वो उपहार नहीं लेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कंपनी को नियमित और अनुशासित करने का प्रयास इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया, क्योंकि सरकार जान रही थी, सरकार को सूचना मिली थी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि सरकार को सूचना मिल रही थी कि भाई भारत में इन लोगों ने लूट मचा के रखा है, इसलिए अब कर्मचारी किसी से उपहार नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये 2-3 महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखना होगा इस अधिनियम के लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला जो है अधिनियम। तो अगले अधिनियम में आप देखेंगे कि 1781 का बंगाल अधिनियम। बच्चों मैंने बताया था आपको कि इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। बंगाल अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं और ये सिर्फ सेटलमेंट के लिए आया था। किसके लिए आया था बंगाल अधिनियम? तो सेटलमेंट के लिए। किसके सेटलमेंट के लिए? तो गवर्नर जनरल और मुख्य न्यायाधीश के कार्यों में जो दोहराव आ रहे थे, जो ओवरलैपिंग आ रही थी, उसके कार्यों को सेटल करने के लिए ये आया था। इसलिए इसे हम कहते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 बंगाल एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। अगला आ जाते हैं हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट पे। जो पिट्स इंडिया एक्ट मैंने आपको बताया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट इसमें जोड़ लीजिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये क्या है? तो मैंने बताया था आपको कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है भारत में, आप देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स द यंगर ने भेजा था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस एक्ट ने 2 बातें तय कर दी। पहला, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। याद रखिएगा इस बात को बच्चों कि पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और ये बात बताया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के व्यापारिक कार्यों का निरीक्षण करेगी। व्यापारिक कार्यों का निरीक्षण करेगा। ठीक है, व्यापारिक कार्यों का निरीक्षण करना है। और इसमें देख लीजिएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, तो ये प्रशासनिक कार्यों का, किसका बच्चों? तो प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण करना ये तय था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगी। हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है अपनी सारी जितनी भी चीजें इसको प्राप्त होंगी, जो भी सूचनाएं मिलेंगी, इसके बारे में ये ब्रिटिश संसद को सूचना भी देगी। ठीक है, तो ये है पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में महत्वपूर्ण बात। अगला हम अधिनियम आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग महत्वपूर्ण अधिनियमों को कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला अधिनियम है वो है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, बच्चों एक बात याद रखिएगा, 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि आप देखेंगे कि इस एक्ट के माध्यम से आप देखेंगे 2 बातें सबसे महत्वपूर्ण। पहला कि इस एक्ट के माध्यम से आप देखेंगे कि ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दे दी गई। प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दे दी गई। स्वतंत्रता दे दी गई, यानी भारत में अब वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें ये बताई गई 1813 के चार्टर एक्ट में कि भाई भारत में आप देखते थे पहले जो ये कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे एकाधिकार प्राप्त था, इसे व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। लेकिन 1813 ईस्वी में भाइयों आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है,
यानी कि दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। परंतु एक बात याद रखिएगा, समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, परंतु एक बात याद रखना है कि चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार पर, चाय के व्यापार पर अभी भी इनका एकाधिकार था। जैसे मित्रों, चाय के व्यापार पर और चीन के साथ व्यापार पर इनका एकाधिकार अभी भी था। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। चीन के साथ व्यापार यानी चीन देश के साथ व्यापार पर और चाय के व्यापार पर इनका एकाधिकार अभी भी था। चलिए हम आगे वाले एक्ट को देखेंगे। ये दो महत्वपूर्ण बातें इसमें हो गई। अगला जो है एक्ट जो सबसे महत्वपूर्ण था भाई, अगला जो 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट बच्चों, 1833 का जो चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट, ठीक है। इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? तो इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात, पहला एक ही बात याद रखिएगा कि जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। बाबू ध्यान रखिएगा, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, क्योंकि मैंने बताया अभी कि 1813 के चार्टर एक्ट में चीन और चाय के व्यापार पर यानी चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर इनका बना हुआ था एकाधिकार, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से ये भी खत्म हो गया। ठीक। दूसरा महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा मित्रों कि भाई जो बंगाल का गवर्नर जनरल, मैंने बताया था आपको कि 1773 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और मद्रास और बंबई वाले को उसके अधीन कर दिया गया। लेकिन ये जो 1833 का चार्टर एक्ट है, इसमें बंगाल के गवर्नर को, याद रखिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस बात को याद रखिएगा, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और याद रखिएगा एक बात और कि ऐसा पहला गवर्नर जनरल भारत का कौन था? तो मैं बता दूं कि ऐसा पहला गवर्नर जनरल भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखना है साथियों, क्या नाम है उनका? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी आपसे अगर प्रश्न पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब मैंने उसमें बताया था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें आप 1833 के चार्टर एक्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे साथियों कि अब इसमें जो कंपनी का जो एक्ट था, इसमें अब सारे जो महत्वपूर्ण थे वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे भाई कि कंपनी का तो हो गया, खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि ताज के शासन के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिनियम थे। लेकिन वीडियो को देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और बताइए कि और भी क्या चीजें आप तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।